हेलो बच्चों, एमए फाइनल सोशियोलॉजी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। एमए फाइनल सोशियोलॉजी में हम 4th पेपर पढ़ रहे थे, राजनीतिक समाजशास्त्र, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी। पिछली क्लास में हमने राजनीतिक अभिजन के बारे में पढ़ा था, समाज में शक्ति के वितरण के अभिजन सिद्धांत के बारे में पढ़ा था कि राजनीतिक अभिजन क्या होते हैं। आज हम पढ़ेंगे गिटानो मोस्का का अभिजन का सिद्धांत। मोस्का ने अपनी पुस्तक द रूलिंग क्लास में कहा है कि लोकतंत्र में दो प्रकार के वर्ग होते हैं, एक शासक वर्ग और एक दूसरा शासित वर्ग। शासक वर्ग में संगठन की भावना अधिक होती है क्योंकि इनमें सत्ता का मोह ज़्यादा रहता है तथा यह डर भी रहता है कि कहीं सत्ता हाथ से चली न जाए, इसीलिए यह संगठित रहते हैं। जबकि शासित वर्ग कभी भी संगठित नहीं होते, इसलिए यह सत्ता पर आसीन नहीं हो पाते। शासित वर्ग के लोग कभी भी सत्ता में नहीं आते, लेकिन शासक वर्ग को अपने अनुसार चुनाव करके निश्चित समय पर परिवर्तन कर सकते हैं, ऐसा मोस्का का मानना है। मोस्का ने पेरेटो के अभिजन सिद्धांत को ही एक राजनीतिक शास्त्र की दृष्टि से और अधिक विकसित करने का प्रयास किया है तथा शासक वर्ग को और अधिक स्पष्ट रूप से परिभाषित किया है। इन्होंने अभिजन और आमजन में विधिपूर्वक भेद करके राजनीति के एक नवीन विज्ञान की रचना करने का प्रयास किया है। मोस्का के अनुसार सभी प्रकार के राजनीतिक संगठनों अथवा शासन में, जैसा कि मैंने आपको बताया, दो वर्ग पाए जाते हैं, शासक वर्ग और जो कि शासन करता है और शासित वर्ग जिस पर शासन किया जाता है। तो मोस्का जिसे अभिजन वर्ग कहते हैं वो शासक वर्ग है और आमजन जो गैर अभिजन वर्ग है। इन दोनों में मोस्का ने कुछ भेद बताए हैं। क्या बताए हैं कि शासक वर्ग के लोगों की संख्या कम होती है, अर्थात शासक वर्ग अल्पसंख्यक है जबकि शासित वर्ग बहुसंख्यक होते हैं। सभी राजनीतिक कार्यों का निष्पादन शासक वर्ग के द्वारा ही किया जाता है, न कि शासित वर्ग के द्वारा, और शासक वर्ग के हाथों में ही सारी सत्ता केंद्रित होती है। यही वर्ग सत्ता के लाभों का रस लेता है, जबकि इसके विपरीत शासित वर्ग शासक वर्ग के द्वारा निर्देशित और नियंत्रित होता है, ऐसा मोस्का कहते हैं। मोस्का ने शासक वर्ग तथा आमजन में ये भेद करने के अतिरिक्त यह भी बताने का प्रयास किया है कि शासक वर्ग के पास शक्ति कहाँ से आती है, अर्थात यह वर्ग जन समूह पर शासन कैसे करता है। शासक वर्ग की शक्ति का प्रमुख स्रोत इसका संगठित होना ही इन्होंने माना है तथा सामर्थ्य की दृष्टि से भी अन्य लोगों से शासक वर्ग के लोग श्रेष्ठ होते हैं, इसीलिए मोस्का इनको अभिजन वर्ग कहते हैं। शासक वर्ग इसलिए संगठित है क्योंकि वह अल्पसंख्यक है और साथ ही अन्य लोगों से श्रेष्ठ भी है। मोस्का के शब्दों में अल्पसंख्यक शासक वर्ग के सदस्यों में कोई ऐसा गुण अवश्य होता है जो उनको समाज में बहुत ही प्रतिष्ठित और प्रभावशाली होता है या बनाता है, भले ही वह गुण यथार्थ हो अथवा केवल दिखाने मात्र का हो, है ना। तो मोस्का की इन विचारधारा के आधार पर मोस्का ने शासक वर्ग के कुछ लक्षण बताए हैं। क्या लक्षण बताए हैं? शासक वर्ग में उन व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाता है जो शासन करते हैं,
शासन वर्ग अल्पसंख्यक होता है, शासन वर्ग संगठित होता है, शासन वर्ग सभी राजनीतिक कार्यों का निष्पादन करता है, शासक वर्ग शक्ति के से प्राप्त होने वाले लाभों का आनंद लेता है और शासित वर्ग इससे वंचित रहता है। शासक वर्ग समाज के महत्वपूर्ण एवं प्रभावशाली समूहों के हितों का प्रतिनिधित्व करता है। शासक वर्ग नवीन मध्य वर्ग द्वारा समाज से घनिष्ठतापूर्वक जुड़ा हुआ होता है। मोस्का के अभिजन सिद्धांत में एक बात यह भी है कि इन्होंने प्रबंधकों, सफेदपोश कर्मचारियों, वैज्ञानिकों एवं इंजीनियरों, विद्वानों एवं बुद्धिजीवियों को नवीन मध्य वर्ग में रखा है तथा इनके अनुसार इस वर्ग के द्वारा ही अभिजन वर्ग आम जन समूह से जुड़ा हुआ होता है। किसी राजनीतिक संगठन का स्थायित्व इसी वर्ग के नैतिक, बौद्धिक या क्रियात्मक स्तर पर ही निर्भर करता है, ऐसा मोस्का का मानना है। मोस्का ने भी पेरेटो के समान संभ्रांत जनों के परिचालन की व्याख्या प्रस्तुत करी है, जिसका आधार मनोवैज्ञानिक न होकर के सामाजिक है। इन्होंने कहा है कि यदि समाज में संपत्ति का नवीन स्रोत उभर कर आता है अथवा ज्ञान का व्यवहारिक मत बढ़ जाता है, किसी पुराने धर्म का विनाश हो जाता है और नए धर्म का विकास हो जाता है, यदि समाज में कोई नवीन विचारधारा फैल जाती है, तब उसके साथ ही शासक वर्ग में दूरगामी असामंजस्य पैदा हो जाता है और निम्न स्तर के अंतर्गत एक निर्देशक अल्पसंख्यक वर्ग विकसित हो जाता है, जो शासक वर्ग के साथ वैध शासन की सत्ता संभालने के लिए संघर्ष करता है। अतः मोस्का ने भी पेरेटो के समान ही संभ्रांत जन के परिचालन की व्याख्या निम्न स्तर से आए अभिजनों तथा स्वयं अभिजनों में परस्पर संघर्ष द्वारा ही की है। मोस्का द्वारा मनोवैज्ञानिक लक्षणों को महत्व न देने के कारण उनकी यह मान्यता थी कि व्यक्तिपरक गुणों की उत्पत्ति सामाजिक गुणों के आधार पर ही होती है। मोस्का के विचार कार्ल मार्क्स के विचारों से भी काफ़ी हद तक मिलते जुलते हैं। फिर भी इन्होंने मार्क्स की भांति इतिहास की व्याख्या केवल आर्थिक आधार पर न करके सामाजिक परिवर्तन में नैतिक तथा धार्मिक प्रभावों पर भी बल दिया है। बोटामोर ने मोस्का के संभ्रांत जन के सिद्धांत को पेरेटो के सिद्धांत की अपेक्षा अधिक तार्किक बताया है। यद्यपि इससे भी समूहों के संचार और संभ्रांत जनों के उत्थान एवं पतन में पाए जाने वाले संबंधों का कोई भी पता नहीं चलता। तो इस प्रकार से देखा बच्चों आपने कि मोस्का ने अपने अभिजन के सिद्धांत में क्या बात कही है खास। उन्होंने खास बात यही कही है कि किसी भी प्रकार की शासन व्यवस्था में हमेशा दो वर्ग पाए जाते हैं, हमेशा उपस्थित रहते हैं दो वर्ग, एक शासक वर्ग और दूसरा शासित वर्ग। शासक वर्ग में संगठन की भावना अधिक होती है क्योंकि इनको सत्ता का मोह रहता है। और संगठन क्यों होता है, ये संगठन क्यों रहते हैं, शासक वर्ग संगठित क्यों रहता है, क्योंकि इनकी संख्या कम होती है, इन्होंने इसको अल्पसंख्यक कहा है ना। और शासक वर्ग को ये भी डर रहता है कि कहीं इनकी सत्ता हाथ से नहीं चली जाए, इसलिए भी ये संगठित रहते हैं। जबकि शासित वर्ग कभी भी संगठित नहीं होते, मोस्का का ऐसा मानना है, इसलिए ये सत्ता में कभी आसीन भी नहीं हो पाते। शासित वर्ग के लोग कभी भी सत्ता में नहीं आते, लेकिन शासक वर्ग को अपने अनुसार चुनाव करके निश्चित समय पर परिवर्तन कर सकते हैं। मोस्का का अभिजन का सिद्धांत यही है। उन्होंने भी पेरेटो के समान ही अभिजन परिभ्रमण की बात कह करके समाज में परिवर्तन की बात कही है कि जब शासक वर्ग के लोग असंगठित होने लगते हैं तो गैर शासन वर्ग के लोग भी सत्ता में आने के लिए, अभिजन लोग भी सत्ता में आने के लिए लालायित रहते हैं और वो भी सत्ता में आ जाते हैं। और इस प्रकार से शासक वर्ग और शासित वर्ग का ये चक्र
परिचालन चक्र चलता रहता है। क्योंकि जब मोस्का कहते हैं कि जब समाज में संपत्ति का नवीन स्रोत आता है तथा ज्ञान का व्यवहारिक महत्व बढ़ जाता है तो किसी पुराने धर्म का विनाश हो जाता है और नए धर्म का विकास होता है। यदि समाज में कोई नवीन विचारधारा फैल जाती है तब उसके साथ ही शासक वर्ग में दूरगामी असामंजस्य भी पैदा हो जाता है, ऐसा उनका मानना है। और तब क्या होता है कि निम्न स्तर के अंतर्गत एक निर्देशक अल्पसंख्यक वर्ग विकसित हो जाता है जो शासक वर्ग के साथ वैध शासन की सत्ता संभालने के लिए संघर्ष करता है। तो मोस्का ने भी पेरेटो के समान ही संभ्रांत जन के या अभिजन जन के परिभ्रमण की व्याख्या निम्न स्तर से आए अभिजनों के परस्पर और स्वयं अभिजनों के परस्पर संघर्ष के द्वारा ही की है ना। और मोस्का ने मनोवैज्ञानिक लक्षणों को महत्व न दे करके व्यक्तिपरक गुणों की उत्पत्ति नहीं दिया है। उनका मानना है कि व्यक्तिपरक गुणों की उत्पत्ति सामाजिक गुणों के आधार पर ही होती है। आज इतना ही, अगला टॉपिक अगली क्लास में।